नरेश जी ने शायद पूरी तरीके से सुना नहीं था। मैं यही कह रहा था कि अमेरिका जो है वो भी अपनी तैयारियां कर रहा है, और उसमें वो जो मिसाइल बैटरीज की बात है वो भी है। हम्म। लेकिन इशू ये है कि देखिए, अगर हम हिजबुल्लाह वाले अगर 10,000, 20,000, 30,000 रॉकेट दागते हैं, हम्म। और उसमें से अगर उसके 10% भी शहरी इलाकों में गिर रहे हैं, तो फिर आपका जो जितना मर्जी आप जो मर्जी सिस्टम लेके आ जाए वो ओवरवेल्म हो जाएगा। वो उसको झेल नहीं पाएगा, कोई भी सिस्टम आप ले आए। तो इसलिए फिर आपको जो युद्ध है वो अपनी टेरिटरी में नहीं, आपको वो लेबनान के अंदर जाके लड़ना पड़ेगा। और जो पिछली बार का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था लेबनान के अंदर जाने का, 2006 के आसपास की जो जो झड़प हुई थी जब इसराइल अंदर गया था। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि फिर वहां पर उनको बहुत ज्यादा शदीद बमबारी करनी पड़ेगी, जो सदर्न लेबनान का एरिया है। दूसरा, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जो कौशिक साहब ने बात की, उसकी ज्यादा अहमियत होगी अगर ईरान या किसी और इस तरीके की जगह से बड़े मिसाइल जो हैं, जो ज्यादा विध्वंस कर सकते हैं, वो फायर हुए। तो उनको टैकल करने के लिए आपको जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको लेकर का उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई इस तरीके का दुस्साहस हुआ, तो फिर ईरान का क्या हशर होगा और उसके ऊपर कितने मिसाइल गिरेंगे, ये ईरानियों को पहले से सोच लेना चाहिए। तीसरी चीज ये हाँ। कि हम लोग बात तो करते हैं कि देखिए गाजा बहुत छोटा सा एरिया है, और यकीनन छोटा सा एरिया है। हाँ। लेकिन नीरज जी, मेरे को ये बताएं, कश्मीर कितना बड़ा एरिया था? कश्मीर की वादी जो है, हम्म। 30 साल हमारे को लगे उसको साफ करने में, कितना बड़ा एरिया था। बट जब वो आप शहरी जब आप शहरी इलाकों में देखिए, एक तो होता है कि आप मैदानी इलाकों में या जो आपके रूरल एरियाज हैं वहां जी। पर आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें इतनी पेचीदगियां नहीं होती। दूसरा होता है कि जब आप शहरी इलाके, जो बिल्ट अप एरिया है, जब आप, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन एग्जाम्पल, हाँ। श्रीनगर का जो अंदरून शहर है, हम्म। जहां पर बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, मकान के ऊपर मकान बना हुआ है, जब आप वहां पर जाकर के ऑपरेशन करते हैं, और गलिये चौबारे और पता नहीं क्या क्या, और कहां कहां पर तहखाना बना हुआ है, क्या क्या बना हुआ है, जी। वो जो लड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा पेचीदगी वाली लड़ाई होती है। जी और जी यहाँ सरीन पर सर। सिर्फ ऊपर ही नहीं, जमीन के नीचे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। सरीन सर, इलाका छोटा या आप लोग डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये बताइएगा, छोटे बड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि जब आवाम वैचारिक रूप से आपकी लड़ाई से जुड़ जाता है, तब ये दिक्कत आती है। फिर वो गज़ा या गज़ा का आधा भी हो, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। मैं इसी जगह पर क्वेश्चन लेके आना चाहता था प्रोफेसर साहब आपसे। सर मेरा सवाल ये है, मैंने इसीलिए पूछा था कौशिक सर से कि हिजबुल्लाह का क्या लेना देना, तो उन्होंने कहा हिजबुल्लाह का अस्तित्व हमास से है, हिजबुल्लाह के अस्तित्व से ईरान जुड़ा हुआ है ना। हिजबुल्लाह और इन सब के नेता कतर में रहते हैं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोग उसको डिप्लोमेटिक कहना चाहते हैं, पूरा अरब वर्ल्ड एक है थॉट प्रोसेस पे, और ये लड़ाई उसी लेवल पे लड़ी जा रही है। प्लीज गलतफहमी में मत रहिए, ये मेरा सवाल है, आरोप नहीं है। प्रोफेसर सर जवाब दीजिए। जैसे पहले एम्बेसडर बोरा कह रहे थे, एक तरह से ये युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में और आतंकवाद के बीच में है। और यदि ये लड़ाई लगातार चलती है तो जैसा आपने कहा कि वो बंटवारा जो है वो और बढ़ता जाएगा, और देशों को तय करना होगा कि वो किस खेमे में शामिल होना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या इजराइल के सामने इस वक्त ये है कि आप इतिहास में कभी भी देख लें, आतंकी गुटों से लड़ना आसान नहीं होता, कितनी बड़ी भी शक्ति हो। आपने ग्लोबल वॉर और टेररिज्म भी सुना होगा, अमेरिका ने कोशिश की, उससे टेररिज्म खत्म तो नहीं हो गया दुनिया का। पहली बात कि आतंकी गुटों में कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है, इसको पता लगाना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। तो गजा में कौन हमास का फाइटर है और कौन सिविलियन है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात जो अभी हमास ने फिर से एक बार कर दिखाया है कि आतंकी गुट जो हैं वो कुछ बहुत ताकत और शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो उनका जो तरीका होता है वो हमेशा अचंभा एक तरह से पेश करता है सामने। तो इजराइल जो विश्व का सबसे चौकन्ना देश माना जाता है कि उनकी जो काबिलियत है अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की कहीं भी विश्व में हो, वो उस पर कितनी बड़ी चोट हमास ने लगाई है। आप देखें कि इसी के चलते अब जो उनके पास
प्रिजनर्स हैं, जो हॉस्टेज हैं उनके पास, वो उनका बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप है, और इसीलिए इजराइल रुका हुआ है। इजराइल आसानी से अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि यदि उनके अपने ही, हालांकि जानते हैं कि इजराइल की जो नीति शुरू से है वो आतंकी गुटों के साथ निगोशिएट नहीं करते हैं, पर इस वक्त क्योंकि ये वॉर पूरा ग्लोबल टेलीविजन पर चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और अलग अलग देशों में इसकी बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, यूरोपियन यूनियन के यहाँ अलग चल रही है, और उसके साथ साथ लगातार जिस तरह से अमेरिका हथियारों का जखीरा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्स वहां लगाने जा रहा है, कितने सारे लड़ाकू विमान वो इस क्षेत्र में पहुंचा चुका है, तो क्या उनका ऐसा असेसमेंट है कि इजराइल के पास जितने भी हथियार हों, आप देखें शुरू से ही अमेरिका का बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा इजराइल में रहता है, और भी बढ़ गया था इराक युद्ध के बाद। तो इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है, पर क्या ये युद्ध क्षेत्र स्तर पर बढ़ने वाला है? हिजबुल्लाह उसमें आने वाला है? क्या ईरान उसमें आने वाला है? तो जिस तरह से अमेरिका तैयारी कर रहा है और लगातार समर्थन कर रहा है इजराइल का, मुझे लगता है कि वो इसके लिए तैयार है कि यदि ये युद्ध बढ़ भी जाता है, दूसरे देश भी इसमें आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो उसके लिए भी वो तैयारी एक तरह से कर रहा है। पर क्या युद्ध से हम आतंकी गुटों को समाप्त कर सकते हैं? इसी क्षेत्र में एक के बाद एक इजराइल के साथ युद्ध हुए हैं, कोई आज तक उसको सुलझा नहीं पाया है। मोटे तौर पर एक आवाज आप सुन रहे हैं कि जो दोनों तरफ के खेमों से आ रही है, वो ये कि एक तो इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रखते हुए युद्ध लड़ना होगा, दूसरा कि युद्ध समाप्त होने पर जब भी स्थिरता आती है तो शांति नहीं होगी, शांति तभी होगी यदि जो 2 देश हैं उनको स्थापित किया जाएगा, वहां दोनों को समान अधिकार दिए जाएंगे जो आज तक नहीं दिए गए। तो वो लंबी दौड़ में आप सोचें कि एक के बाद एक बहुत ताकतवर देश बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी हिंसा थोप देंगे, किसी को, हमस को खत्म कर देंगे। हमस के अलावा गाजा में ही 2-3 और आतंकी गुट जो हमें आज खबरों में नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा एक आतंकी गुट खत्म होने पर दूसरा तैयार हो जाता है। लगातार हम देख रहे हैं, कभी ये अलकायदा था, कभी ISIS था, अब ये हमस की बात हो रही है, अफ्रीका में अलग तरह के आतंकी गुट हैं। तो क्या ये बात नहीं है कि जो हथियार का उत्पादन करने वाली जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हिंसा लगातार विश्व में बना रहना चाहिए? क्यों ऐसा होता है कि आतंकी गुटों के पास कभी हथियारों की कमी नहीं होती? तो ये कौन उनको हथियार मुहैया कराता है? क्या ये सोचना जरूरी नहीं है कि यदि युद्ध को आप समाप्त करना चाहते हैं, किसी तरह से शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो केवल हिंसा से आप किसी को सोचें कि उनको डरा देंगे या खत्म कर देंगे, ये मुझे लगता है कि संभव नहीं है और ना हो पाया। इतने सालों से लगातार इस क्षेत्र में एक के बाद एक युद्ध हुए हैं, बहुत विध्वंस हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, और वो इलाज नहीं है उसका। तो इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल तब तक रुका रहेगा जब तक प्रिजनर्स, हॉस्टेज हमास के पास हैं, और उनका क्या होगा, क्या वो बच पाएंगे ये नहीं मालूम। यदि वो नहीं बच पाते हैं तो छूट गए तब भी वो हमला करेगा, हमला जरूर करेगा। तो फिर प्रिजनर का छूटना या बंद रहना सर इररिलेवेंट हो गया। बिग क्वेश्चन पे आते हैं ना, प्रिजनर छूट गए तब भी अगर हमला करेंगे तो फिर प्रिजनर छूटना ना छूटना इररिलेवेंट क्वेश्चन मेरे लिए है इस समय। जो आपने भी एक बात कही ना सर कि हथियार वाला, वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, उस समय एग्री करता हूँ कि कहाँ से मिलते, कैसे मिलते, लेकिन वो एक खास इलाके, खास तरह की जगहों में ही उसका इस्तेमाल होता है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हथियार मिल रहे हैं तो वहाँ पे आतंकवाद शुरू हो जाए। यूरोप में कहाँ आतंकवाद है कि हथियार मिल रहे हैं इसलिए आतंकवाद किया जाए? ये एक खास तरह की सोच हो सकती है। एक मिनट में ये आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ कि बहुत से दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ गुर्बत है, बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, वहां हैसियत नहीं है हथियार खरीदने की, तो वहां इस तरह का हिंसा आपको नजर नहीं आता। एक के बाद एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। और यहाँ वित्त होता है, पैसे होते हैं लोगों के पास, और नाराजगी भी होती है। वहां हथियार ला पाना, खरीदना बिल्कुल आसान है, और दुनिया भर में ऐसी जगह है जहां पैसा भी है, नाराजगी भी है, वहां इस तरह के आतंकी गुट बढ़ते हैं, पनपते हैं और हिंसा करते हैं। ऐसे जगह में हिंसा नहीं होता। यहाँ इतनी गरीबी है कि वो हथियार खरीद ही नहीं सकते।